दोस्तों नमस्कार। संसद के भीतर आप मुद्दों को उठा नहीं सकते हैं। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट इस देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान की व्याख्या कर नहीं पा रहा है, तो फिर रास्ता बचता क्या है? यह सवाल आज संविधान दिवस के मौके पर कोई भी कर सकता है कि संविधान में जो बातें दर्ज हैं और संविधान के आश्रय संसद चल रही है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर आप आम लोगों से जुड़े सवाल या इस देश के खास लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को आप उठा नहीं सकते हैं। आप इस देश के भीतर में जातीय संघर्ष या फिर जाति के अनुसार लोगों को हाशिए पर ले जाना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास को लेकर मुद्दा आप उठा नहीं सकते हैं। इस देश में कॉरपोरेट के आश्रय नीतियां बनती चली जा रही है और कॉरपोरेट की लूट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गूंज रही है। उसका करप्शन, उसका अपराधी होना, सब कुछ गूंज रहा है, लेकिन आप संसद में उठा नहीं सकते हैं। यहां तक कि धीरे धीरे राजनीति अपनी सत्ता को बचाने के लिए अगर राजनीतिक मुद्दों को खड़ा करती है और उन मुद्दों से अगर संविधान में लिखे हर धर्म की महत्ता को बराबर के तौर पर देखने की अगर कोशिश की गई, तो फिर उसकी गूंज भी संसद के भीतर नहीं हो सकती है। तो फिर संसद कहां पर है? इस देश के भीतर में संविधान के आश्रय सुप्रीम कोर्ट कहां पर खड़ा है? यह सवाल आज मौजूद है और इस सवाल के अक्स तले हो सकता है आपके जहन में इस बात का जिक्र हो कि अडानी शब्द पार्लियामेंट के भीतर नहीं बोला जा सकता है। बीते 3-4-5 दिनों से संभल में जो हो रहा है उसको लेकर कोई आवाज नहीं उठ सकती है, क्योंकि अदालत का निर्देश है और अदालत के निर्देश के हिसाब से ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो फिर उस आवाज पर क्यों जिक्र किया जाए जो उन बातों से हटकर अपनी बात, अपने हक की बात, अपने धर्म की बात रखना चाहते हो? वाकई इतना मुश्किल सवाल है या इतनी जटिल परिस्थितियां इस देश के भीतर है क्या? हमें लगता है आज कच्चा चिट्ठा खोलना चाहिए। अगर पार्लियामेंट के भीतर परिस्थिति नहीं बनेगी तो इस देश के भीतर जनता के बीच जाने से हटकर कोई रास्ता दूसरा बचता नहीं है। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा या कहें उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की, इसी मुद्दे को लेकर की कि उनकी बातों को कोई तरजीह भारत का मीडिया देता नहीं है, उनकी बात सामने आती नहीं है, तो क्यों नहीं जनता के बीच चले। और उसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा यह कहकर निकाली गई कि न्याय की मांग अब लोगों के बीच जाकर करनी होगी। और इसी परिस्थिति में अगला कदम अब यह भी उठने जा रहा है कि ईवीएम को लेकर भी जनता के बीच जाकर बताना होगा हम चुनाव अब क्यों लड़ें। और शायद यही वो वजह है जहां पर दिल्ली से बहुत दूर नहीं, 2.5 घंटे की दूरी पर संभल है। और संभल में जिस तरीके से एक मस्जिद के सर्वे और सर्वे को लेकर अदालत का निर्देश और उस अदालत के निर्देश के बाद की परिस्थितियां जिस तरीके से उभर कर आई, वो अभी अगर संसद में नहीं उठेगी तो रास्ता क्या बचेगा? राहुल गांधी आज नहीं तो कल बतौर विपक्ष के नेता संभल पहुंच जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वाकई संभल की परिस्थितियों का सच है क्या? क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आती है वो रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है इस देश के भीतर में राजनीति का रास्ता भी धर्म की चौखट पर है और इस देश में न्यायपालिका का निर्णय भी धर्म की चौखट पर है। संविधान का जिक्र हमने यहां पर इसलिए नहीं किया क्योंकि इस दौर में कई अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चल रहा है। उस विवाद के दायरे में अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया इस देश के भीतर चली और फिर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन उस राम मंदिर के निर्माण को लेकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब यह कहा कि अक्सर हमारे पास इस तरह के मामले होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं। अयोध्या विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था।
मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है। जाहिर है चीफ जस्टिस इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसके बाद सवाल यह भी होगा, बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद, वहां पर मंदिर का दावा है, अदालत में यह विवाद पहुंचा है, मस्जिद परिसर का सर्वे भी हुआ और यह विवाद चल भी रहा है। मथुरा में शाही जामा मस्जिद और ईदगाह को लेकर भी अदालत तक मामला पहुंचा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने का दावा यहां पर किया गया है। कई और भी धार्मिक स्थल इस देश के भीतर हैं, लेकिन इन सब के साथ होते होते बात संभल के शाही जामा मस्जिद तक पहुंच गई। आज की तारीख में संभल का सच क्या है? संभल का सच यह है कि वहां पर 7 एफआईआर हुई है। जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता है ममलुकुर रहमान बर्क, जो वहां के एमएलए हैं नवाब इकबाल, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इससे हटकर भी तकरीबन 243 लोग और नामजद किए हैं। 2400 लोग अज्ञात तौर पर मुकदमा दर्ज है। और वहां के डीआईजी ये कहने से चूकते नहीं हैं, हमारा फोकस शांति व्यवस्था बहाल करने का है और उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू होंगी। इसीलिए महिलाएं खामोश हैं, पुरुष छोड़ चुके हैं संभल को, वो बाहर हैं, पता नहीं कब गिरफ्तारी किस रूप में हो जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को परखने की आज जरूरत इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर यह मामला उठेगा नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, राहुल गांधी संभल जाएंगे। संभल में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करके अपनी बात को रखेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में यह बात नहीं आएगी। तो फिर वहां का सच या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर की परिस्थितियां क्या कहती हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिए। इसलिए सुनिए क्योंकि 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी थी। 19 तारीख को संभल को लेकर अदालत में एक याचिका दायर की जाती है और कहा जाता है कि जामा मस्जिद में हरिहर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह सर्वे होना चाहिए और 19 की शाम होते होते सर्वे की इजाजत मिल जाती है। लेकिन इस बात पर हम पूरी प्रक्रिया के साथ आए उससे पहले 2 बातें साफ हो जाएं। दरअसल ये दावे प्रतिदावे के बीच इस दौर में जो 3 बड़े सवाल हैं वो है, इस दौर में संभल की जामा मस्जिद कैसे अदालत तक पहुंची, उस संभल की जामा मस्जिद का अतीत क्या है, और तीसरा सवाल, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अगर धार्मिक स्थलों का जिक्र हो रहा है तो उन धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार का रवैया क्या है। हमें लगता है यहां पर इन बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मस्जिद, जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, वो भारत के पुरातत्व सर्वे की निगरानी में एक संरक्षित इमारत है और यह 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत इस संरक्षित इमारत को रखा गया, यानी घोषित किया गया और इसको राष्ट्रीय महत्व की इमारत ऐलान कर दी गई। इससे पहले कुछ विवाद हुए होंगे, हुए भी, हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन अदालत तक मामला नहीं पहुंचा। अब यहां से असल बात शुरू होती है कि 19 तारीख को जो अदालत तक मामला पहुंचा उस प्रक्रिया के भीतर में शाम 5:30 बजे यानी सुबह मामला पहुंचता है। अब यह मामला लेकर कौन जाता है? यह मामला लेकर वही शख्स जाते हैं जो ज्ञानव्यापी में एडवोकेट की भूमिका में विष्णु शंकर जैन है। कई याचिकाकर्ता थे तो सबको एक साथ करके एडवोकेट विष्णु शंकर जैन संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को ही एक वाद दायर करते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जो याचिका डाल रहा है वही अकेले होते हैं, दूसरे पक्ष का कोई वकील मौजूद नहीं होता है। शाम 5:30 बजे संभल की पुलिस मस्जिद की समिति से जुड़े जो एक एडवोकेट है जफर अली साहब, उनको जानकारी देती है कि आप मंदिर पहुंचिए, अदालत के आदेश पर सर्वे होना है। शाम 6 बजे सूरज ढल रहा है, शाम 6 बजे सर्वे शुरू होता है। और जो याचिकाकर्ताओं में एक महंत ऋषिराज गिरी हैं, वो कहते हैं दरअसल इस मंदिर में, जिस जगह पर यह मस्जिद है, वहां पर मंदिर था, हरिहर मंदिर था। और इस प्रक्रिया के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आता है महाराष्ट्र में
बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करती है और उसके बाद 24 तारीख को यह सर्वे पहुंचते हुए लोग पहुंचते हैं और उसके पीछे नारे लगाते हुए लोग भी पहुंचते हैं। यहां एक चीज जहन में हमने पुरातत्व विभाग का इसलिए आपसे जाहिर कर दिया क्योंकि जो संरक्षित इमारत होती है सामान्य तौर पर वो केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उसकी निगरानी में होती है और इस तरीके से वहां पर कुछ भी जो हो रहा है सर्वे अदालत की तरफ से आया, अदालत ने सुपरफास्ट तरीके से सुबह दावा किया गया, शाम होते होते सर्वे का आदेश दे दिया गया उस मस्जिद का जिसका पहले आदेश देकर मस्जिद का सर्वे किया जा चुका था। यह परिस्थितियां अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच यह भी समझना होगा कि इस मस्जिद के साथ बाबर काल भी जुड़ गया और हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा किया गया कि दरअसल मुगल शासक बाबर के आदेश पर एक हिंदू मंदिर के स्थान पर इसे बनाया गया था, यानी मुगल काल में बाबर ने यहां पर मंदिर की जगह मस्जिद बनाई थी। ध्यान दीजिए, उसके बाद आपके जहन में हो सकता है अयोध्या का जिक्र होने लगे, लेकिन जरा एक क्षण के लिए इतिहास के पन्नों पर हम जाएं उससे पहले मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप जब इस देश के भीतर में जातीय राजनीतिक समीकरणों के आश्रय मंडल कमीशन का वीपी सिंह का दौर याद करेंगे तो मंडल कमीशन में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको समर्थन बीजेपी दे रही थी और बीजेपी को लगा कि अगर जाति की राजनीति और पिछड़ा की राजनीति इस देश में हावी हो गई तो फिर उसकी मौजूदगी खत्म हो जाएगी क्योंकि वह इस पक्ष में कभी रही नहीं। इसीलिए कमंडल की राजनीति एक पैरेलल में शुरू होती है, समर्थन वापस लिया जाता है। देश भर में जो उस वक्त में सबसे बड़े नायक लाल कृष्ण आडवाणी वह सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकालने की परिस्थिति में आते हैं क्योंकि उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी में आरएसएस भी बिखरी हुई थी, तमाम संगठन बिखरे हुए थे, लेकिन इस अयोध्या के आंदोलन ने पूरे परिवार को एक कर दिया, वो संघ परिवार या बीजेपी अपने तौर पर। और मौजूदा वक्त में बीजेपी विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में हो तो ही एकजुटता के लिए इस तरीके से राजनीतिक सिक्का उछाले। वो मौजूदा वक्त में सत्ता में रहकर भी कमजोर हो सकती है या फिर सत्ता को यह महसूस होने लगे कि अब जरूरत एकजुटता के इस रूप में है कि हम जिस रूप में थे और जिस रूप में होना चाहते हैं उस दौर की परछाई इस दौर में रहनी चाहिए। तो शायद आप कह सकते हैं यह सब कुछ अचानक क्या इसी रूप में हुआ। अब एक क्षण के लिए हमें लगता है कि संभल का एक इतिहास लिखने वाले शख्स हैं मौलाना मोइज साहब। इनकी एक किताब है तारीखे संभल। इन्होंने जिक्र बाबर का चूंकि जिक्र हुआ तो इन्होंने लिखा कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई। यह सही नहीं है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर ने लोधी शासकों को हराने के बाद 1526 में संभल का दौरा किया था, लेकिन बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। बहुत संभव है कि इस मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ हो। इसकी निर्माण शैली भी मुगल काल के स्थापत्य कला से मेल नहीं खाती है। अब यहां पर आपके जहन में फिर दो सवाल आएंगे, क्या वाकई बाबर को जोड़कर अयोध्या सरीखे आंदोलन की जरूरत इस दौर में बीजेपी को पड़ चुकी है? यह पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से सर्वे की इजाजत के जो रास्ते चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते हुए दे दिए, उसके संकेत क्या राजनीतिक तौर पर इस तरीके से उभर कर आ सकते हैं? यह उस वक्त नहीं सोचा गया, अब लोग सोच रहे हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि अदालत अगर फास्ट फॉरवर्ड में सुबह दावा, शाम तक सर्वे, फिर उसके बाद चीजें रोकी गई, फिर सर्वे की शुरुआत रविवार के दिन 24 तारीख से, और उसके बाद अगली तारीख तय कर दी कि आपके सामने 29 तारीख है, 29 नवंबर जो आने वाली है, उस दिन तक सब कोई रिपोर्ट अपनी फाइल कर दें और हम उस पर फिर देखेंगे क्या करना है। आप कह सकते हैं कि समाज के भीतर दो धर्मों को लेकर या लोगों के धर्म के प्रति जो अपनी आस्था होती है उससे पहले सभी को एक साथ एक जगह लेना चाहिए। संविधान तो हर धर्म को रक्षा करने की इजाजत भी देता है,
लेकिन अगला सवाल उससे बड़ा है। पार्लियामेंट की मौजूदगी और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी अगर राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को परखने लगे तो सवाल मस्जिद और मंदिर का नहीं, सवाल उस वोट बैंक का है जिस वोट बैंक के आश्रय सत्ता बनी रहती है। बीजेपी सिक्का उछालती है कि देखिए, उपचुनाव में यादव के साथ मुस्लिम नहीं जुड़ा तो कुंदरकी चुनाव हार गए, मीरापुर हार गए। यानी मुस्लिम को भी अब पनाह नहीं है, वो जाए समाजवादी पार्टी के साथ। और समाजवादी पार्टी उधर से कहती है ये दरअसल इस तरीके से इस देश के भीतर में हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियां खड़ी करके राजनीतिक तौर पर अपने अनुकूल 2027 तक की एक लकीर खींच रहे हैं, जिससे 2027 में जब विधानसभा चुनाव हो तो जो नारा मौजूदा वक्त में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, बटेंगे तो कटेंगे, यह एक एग्रेसिव तरीके से लोगों के जहन में उस समय तक बस जाए और उसका एक रूप रहे। यहां पर दो बातें और आपको समझनी होगी। यह जो पूरा इलाका है जिसका हम खास तौर से संभल का इलाका जो जिक्र कर रहे हैं, अगर उसके अपने इतिहास को आप परखें तो इससे पहले भी कई बार संभल की मस्जिद को लेकर दावे भी हुआ, शिवरात्रि के मौके पर कुएं के पास पूजा करने का प्रयास भी हुआ, लेकिन अदालत तक यह मामला कभी नहीं पहुंचा और सिविल जज ने अपने आदेश में यह लिखा भी कि दरअसल इस मस्जिद को लेकर यहां पर कोई भी कैवियट यानी कोई चेतावनी या शर्त लंबित पड़ी हुई नहीं है। इस इलाके में 1976 में इमाम की हत्या हुई थी, तब सांप्रदायिक तनाव था, या फिर 1980 में जब मुरादाबाद में सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो उसकी आंच जो थी वो संभल तक पहुंची थी। लेकिन इस तरीके की परिस्थिति की अदालत भी उसमें नजर आए, पार्लियामेंट की भागीदारी भी नजर आए, राजनीतिक सत्ता अपनी तिकड़मों के साथ भी नजर आए, वोट बैंक का रूप भी नजर आए, यह परिस्थिति भारत के भीतर में उस संविधान या उस संसद को खारिज करती है जो संसद लोकतंत्र का मंदिर है और जिस संविधान के आश्रय इस देश के हर नागरिक को एक बराबर अधिकार का जिक्र है। और जब हम आज इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो आज संस्कृत में लिखी हुई संविधान की कॉपी का विमोचन भी हुआ, मैथिली में भी लिखी गई है संविधान की कॉपी। आज उसका विमोचन हुआ, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। सब हाथ में संविधान लिए हुए हैं, प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सभी हाथ में कॉपी लिए हुए हैं। इस तस्वीर को तो देख लीजिएगा और इसके साथ संबल की बाकी तस्वीरों को भी आप परख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमें लगता है इस बात का जिक्र करने की जरूरत है कि आज पार्लियामेंट से निकलकर दिल्ली के बगल में ही, पार्लियामेंट के बगल में ही तालकटोरा स्टेडियम में संविधान को लेकर एक कार्यक्रम कांग्रेस का था। उसमें लाइट ऑफ हो गई, 6 मिनट तक लाइट नहीं आई। राहुल गांधी संयोग से उसी वक्त भाषण दे रहे थे या संयोग से उसी वक्त लाइट ऑफ हुई जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि इस देश के भीतर में जब जब पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का कोई जिक्र करता है तो बिजली ऑफ हो जाती है और इस देश का सब कुछ चंद हाथों में सौंप दिया जाता है। यह उस संविधान और सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट की व्याख्या का एक नया रूप है कि भारत के भीतर में क्या वाकई ऐसी परिस्थिति, अगर विपक्ष का नेता बोल रहा है और दूसरी परिस्थिति निकल कर आती है, क्या वाकई संभल में अगर इस तरीके से पूरे समाज को आप एक क्षण के लिए हिला देते हैं, उसकी नींव को हिला देते हैं, उसकी आस्था को हिला देते हैं, तो क्या उसके जरिए राजनीति दो तरफा चल रही है कि अगर आप उस राजनीति को उभारेंगे तो हम इस राजनीति के जरिए एक नया ध्रुवीकरण समाज में कर देंगे। तो पहले राहुल गांधी की बात। 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो 90, तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5%
ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। राहुल गांधी ने समाज के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर यह कमेंट किया, लेकिन एक सच यह भी है कि उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप संभल को लेकर करना चाहिए, इसका जिक्र उन्होंने कहा। यह कहते हुए कहा कि दरअसल भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े, यही होना चाहिए। अब यहां पर दोबारा आइए उस संभल की परिस्थितियों को समझने के लिए, और उसको जब आप समझें उससे पहले एक जहन में बात और रख लीजिए कि अडानी को लेकर मुद्दा पार्लियामेंट में उठता है तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं, चुप्पी है, उसको कोई दर्ज नहीं किया जाता है। चाहे राज्यसभा में कल प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, बोल रहे थे, तो उनकी बात पूरी हटा दी गई। संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव कुछ कहना चाहते हैं तो कोई जगह उन्हें नहीं है। राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, कोई स्पेस नहीं है। यानी संविधान का शटर थोड़ी देर के लिए आप गिरा दीजिए। और संविधान का शटर इसलिए गिराने कह रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट ने अपने तौर पर संविधान की व्याख्या के तहत, जिसके तहत उसकी मौजूदगी है, वो वहां पर खामोशी बरत रही है या अपनी राजनीतिक बहुमत की ताकत का एहसास करा रही है। इसीलिए इस शटर को समझना होगा। इस शटर का मतलब क्या है? इस शटर का मतलब क्या वो दीवार है जो इस दौर में लगातार समाज के भीतर हर उस मुश्किल हालात में बड़ी की जा रही है? इसके जिक्र से पहले हमें लगता है कि एक बात और समझिए, या पहले तस्वीर देखिए आप, इस वक्त जो तस्वीरें हैं संभल की। तो संविधान की परिस्थिति, मौजूदा वक्त में संसद का होना जिस रूप में मौजूद है, और इन सब के बीच संभल की यह तस्वीरें। यहां एक चीज और समझिए कि जो याचिका डाली गई उसमें वादी है कौन, यानी किस किस को सूचना दी गई है। उसके सूचना के दायरे में देश का गृह मंत्रालय है, यानी गृह मंत्री अमित शाह हो गए। इस देश का सांस्कृतिक मंत्रालय है, यानी सांस्कृतिक मंत्री हो गए। इस देश का पुरातत्व सर्वे का विभाग भी है जो भारत सरकार के तहत आता है। इस देश में पुरातत्व सर्वे के मेरठ जोन के अधीक्षक भी हैं जो वहां के सबसे बड़े अधिकारी हैं। संभल के जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, और एक आखिरी जो सिक्स्थ हैं वो मस्जिद की प्रबंधन समिति है, जिनको जानकारी ही नहीं थी कि दरअसल यह कुछ हो रहा है। जो 19 तारीख की शाम को उन्हें जानकारी दी गई, आ जाइए, लेकिन उनकी मौजूदगी उस दौर में थी नहीं जब यह मामला अदालत में आया और सर्वे का आदेश दिया गया। शायद इसीलिए यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बतलाती है कि भारत में राजनीतिक सत्ता जिसके पास होगी उसे शायद अपनी ताकत का एहसास होता नहीं था। इससे पहले वो अक्सर संविधान देखता था, इस देश के संस्थानों को देखता था। अब तो इन चीजों को देखने की जरूरत है नहीं। बहुमत की ताकत क्या होती है, यह मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच है। इसीलिए इन 6 वादियों में जो पुरातत्व सर्वे के तहत जो संरक्षित इमारत होती है, उसमें उसको लेकर वहां पर कोई भी हरकत अगर होती है तो उस हरकत को लेकर पुरातत्व सर्वे आक्षेप कर सकता है। वहां पर जो तालाब जो कहें या जो वजू का जो जहां पर पानी रहता है वहां से आज पानी निकाला गया, पुरातत्व सर्वे ने कुछ भी नहीं कहा। यानी नियम कायदे अलग अलग विभागों के आश्रय राजनीति तले कैसे दब जाते हैं या गायब हो जाते हैं। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सत्ता की ताकत के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता है।
शायद इसी बात का जिक्र उस दीवार को लेकर आज राहुल गांधी करना चाह रहे थे या कर रहे थे। सुननी चाहिए इस बात को। 24 घंटा आपको बताया जाता है कि आपको जगह है, आपकी जगह है, आपको जगह मिलेगी, मगर नहीं। और हो क्या रहा है? आस्ते आस्ते दीवार मजबूत होती जा रही है। पहले यूपीए की सरकार थी, मनरेगा दिया, जमीन का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया, वो दीवार को कमजोर करने के तरीके थे। आज मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमें दीवार को कमजोर करना था, हमने नहीं किया, यूपीए सरकार ने नहीं किया। जिस मजबूती से हमने करना था, हमने नहीं किया, मगर हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं दीवार का। इसमें दो मत नहीं कि राहुल गांधी चाहे जिन बातों का जिक्र इस दौर में कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में कांग्रेस और विपक्ष सबसे कमजोर है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है। इस देश में लोकतंत्र या राजनीतिक तौर पर संसदीय प्रणाली तभी चल सकती है जब इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थान संविधान के मुताबिक कार्य करते हुए नजर आए या कार्य करें। वो अगर सब कोई राजनीतिक तौर पर कार्य कर रहा होगा तो फिर विपक्ष कितना कमजोर है, और विपक्ष पारंपरिक तौर पर संविधान की दुहाई देकर अगर अपनी बातों को रखना चाहता है तो उसका कोई महत्व, राजनीतिक ताकत और उसकी बहुमत की सत्ता के आगे कोई मायने नहीं रखेगी। यह बात खुले तौर पर सामने आ गई। और शायद यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा भी होता है कि ऐसे में इस देश में जब राजनीतिक सत्ता ही सब कुछ तय कर रही हो तो विपक्ष की राजनीति कैसी होनी चाहिए, और विपक्ष की राजनीति संसद के भीतर रहे या वो संभल में चली जाए, या फिर वह संविधान के आश्रय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हो जाए, या फिर लोगों के बीच जाकर इस बात को बताए कि देखिए लोकतंत्र तो हड़प लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी क्या ऐसे मौके पर खामोश रहता है। क्योंकि सवाल अडानी का है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। सवाल यह है कि पहली बार इस देश का कोई बड़ा कारोबारी और उनके साथ 6 सदस्य और सभी के खिलाफ एफबीआई नोटिस जारी कर रही है। और इन परिस्थिति में देश के भीतर जो सीबीआई का पहला काम होता है, वो कौन सा सरकारी बड़ा अधिकारी है जो घूस ले रहा था, उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन सीबीआई ने आंखें मूंद ली, सरकार उस पर बोलने देना नहीं चाहती है, संसद के भीतर आप आवाज उठा नहीं सकते हैं। और यही परिस्थिति ईवीएम को लेकर भी आई। सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में बढ़ा ही नहीं कि इस देश के लोगों के भीतर अगर सवाल है तो फिर 100% वीवीपैट तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं। और यही सवाल सांप्रदायिक तौर पर राजनीति अगर आगे बढ़ जाए और राजनीति ही अगर सांप्रदायिक हो जाए तब फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होगी और संविधान क्या कहता है, क्या यह बताने की जरूरत होगी या होनी चाहिए। और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जो जानकारी, सूचना, सवाल जो मीडिया का काम है, अगर वह भी खामोश हो जाए या फिर सत्ता के सुर में रेंगता हुआ नजर आए और सुर मिलाते हुए उसी को लोकतंत्र मान ले तो फिर बचेगा क्या। ये तमाम सवाल इस दौर के शायद सबसे बड़े सवाल हैं, लेकिन रास्ता आखिर में जनता के बीच का ही जाता है। इसीलिए राहुल गांधी पार्लियामेंट छोड़कर आपको संभल में कल हो सकता है नजर आ जाए। राजनीतिक तौर पर इस देश में अडानी का सवाल हो या चुनाव की प्रक्रिया का सवाल हो, पूरा विपक्ष जनता के बीच जाता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन असल मुश्किल तो यह है कि वाकई इस देश के भीतर में संविधानुसार या कानून के हिसाब से अब सत्ता ने चलना बंद कर दिया है। यह सवाल शायद बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।